हम थर्ड की बात कर रहे हैं, है ना। हम दो आपको देख चुके हैं अभी तक, एक कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस जिसको हम आइसोकोरिक बोलते हैं, कांस्टेंट प्रेशर आइसोबारिक, है ना। तो ये दोनों के लिए हम इक्वेशंस निकाल चुके हैं। हम थर्ड वन की बात कर रहे हैं, दैट इज नोन एज आइसोथर्मल, या इसी को हम लोग बात करते हैं कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस, है ना, या इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, आइसोथर्मल प्रोसेस। इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, आइसोथर्मल प्रोसेस। ठीक है ना। देखिए ध्यान दीजिए, यहां पे समझिए थोड़ा सा, ठीक है। इसमें थोड़ा सा ध्यान दीजिए, हम क्या बात करना चाह रहे हैं आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए, है ना। बहुत सिंपल है कि आइसोथर्मल प्रोसेस का मतलब हम लोग क्या समझेंगे, टेम्परेचर शुड बी कांस्टेंट, है ना। कांस्टेंट टेम्परेचर भी यहां बोला जा रहा है, तो कांस्टेंट टेम्परेचर का मतलब आइसोथर्मल में टेम्परेचर आपका क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, जब आपका टेम्परेचर कांस्टेंट है तो आइडियल गैस इक्वेशंस क्या होता है फॉर कांस्टेंट टेम्परेचर के लिए। तो हम आपको बता चुके हैं कि कांस्टेंट टेम्परेचर के लिए जो आइडियल गैस इक्वेशंस होता है दैट इज Pv इज इक्वल टू कांस्टेंट, या इसी को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। क्लियर है ना। तो कहने का मतलब हुआ कि जो कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस है उसके लिए आइडियल गैस, हम आपको यहाँ पे रिप्रेजेंट भी कर देते हैं फिर से ताकि आपको समझने में इजी हो, है ना। आइडियल गैस इक्वेशन क्या होगा, तो Pv इज इक्वल टू mRT होता है। ठीक है ना। अब Pv इज इक्वल टू mRT में हम किसकी बात कर रहे हैं, कांस्टेंट टेम्परेचर के लिए, है ना। तो हम बोल सकते हैं फॉर कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस, टेम्परेचर तो कांस्टेंट रहेगा, m और r कांस्टेंट ऑलरेडी रहता है। हम पहले ही बता दिए कि सारा जो हम लोग बात कर रहे हैं वो क्लोज सिस्टम के लिए बात कर रहे हैं। क्लियर है ना। और क्लोज सिस्टम के लिए बात कर रहे हैं का मतलब क्या होगा कि क्लोज सिस्टम के लिए हम बात कर रहे हैं मतलब मास ट्रांसफर नहीं होगा। क्लियर है। तो मास ट्रांसफर जब नहीं होगा तो मास मेरा कांस्टेंट हो गया, r तो आइडियल गैस कांस्टेंट होता है ऑलरेडी 0.287 किलोजूल पर केजी केल्विन, इसका कांस्टेंट वैल्यू डिफाइंड होता है, तो ये तो कांस्टेंट ही रहेगा। ये पार्टिकुलर कांस्टेंट टेम्परेचर के लिए मेरा टेम्परेचर भी क्या है, कांस्टेंट है। तो कहने का मतलब है कि ये होल क्वांटिटी, होल वैल्यू आपका क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। ठीक है ना। ये आपका जो है वैल्यू कांस्टेंट हो गया। इसको हम लिख सकते हैं क्या, इसको हम लिख सकते हैं कि Pv इज इक्वल टू कांस्टेंट, है ना। अब Pv इज इक्वल टू कांस्टेंट लिख सकते हैं, तो इसको हम अगर P को लिखना चाहें तो C बाई V लिख सकते हैं, एस है ना। अब C बाई V हम लिख सकते हैं। अब हम क्यों ऐसा कर रहे हैं हम आपको बताएंगे, आगे समझ में आएगा आपको, क्योंकि हम इसके लिए जो इक्वेशंस निकालेंगे आइसोथर्मल के लिए वो जनरलाइज्ड इक्वेशन से निकालेंगे, और जनरलाइज्ड इक्वेशन में जो डिफरेंशिएशन होता है वो dV के फॉर्म में होता है, तो हम प्रेशर को V के फॉर्म में प्रेजेंट कर लेंगे तब हम वहां से निकाल सकते हैं। क्लियर ना। एक चीज और ध्यान दीजिएगा कि कहने का मतलब है कि यहां से इस इक्वेशंस को हम लिख सकते हैं कि Pv इज इक्वल टू mRT इज इक्वल टू कितना, कांस्टेंट। ये इंपॉर्टेंट है, हम लिख सकते हैं इसको। क्यों, क्योंकि m कांस्टेंट, r कांस्टेंट, t कांस्टेंट, तो इज इक्वल टू कांस्टेंट हो जाएगा। इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। आगे हमको थोड़ा सा हेल्प करेगा इक्वेशंस को रिप्रेजेंट करने में। क्लियर है ना। तो कहने का मतलब ये हुआ कि Pv इज इक्वल टू कांस्टेंट में हम P का वैल्यू निकाल सकते हैं कांस्टेंट बाई V, है ना। इधर मल्टीप्लाई है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, सिंपल कॉन्सेप्ट है। अब हम आइडियल जो मेरा जनरलाइज्ड इक्वेशंस होता है उससे थ्रू हम जो है ना, ये कांस्टेंट टेम्परेचर का रिलेशंस निकालना चाह रहे हैं, इक्वेशन निकालना चाह रहे हैं। चलिए आइए यहाँ पे ध्यान दीजिए। तो जो मेरा जनरलाइज्ड इक्वेशन होता है वो क्या होता है बताइए, तो वर्क डन इज इक्वल टू P इंटू dV, है ना, और इंटीग्रेशन V1 से लेकर कहां तक, V2 तक। क्लियर है ना। P का वैल्यू जो है हम यहां से लिख सकते हैं C बाई V,
हम क्यों कर रहे हैं आप समझ में आ रहा होगा आपका कि P का वैल्यू हम वॉल्यूम के फॉर्म में लाएंगे तब इस V को dV के साथ हम इंटीग्रेट कर सकते हैं, क्लियर है ना। तो इसलिए हम यहाँ पे P का वैल्यू निकाले थे। आइए यहाँ पे ध्यान दीजिए, तो A आपका जो है वर्क डन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ V1 से V2 तक तो रहेगा ही, P के जगह पे C बाई V लिख सकते हैं और इंटू कितना dV लिख सकते हैं। अब ये जो मेरा वर्क डन आ जाएगा दैट इज C तो कांस्टेंट वैल्यू है तो इसको हम बाहर ले सकते हैं, क्लियर ना। क्या बचेगा, तो ये V1 से V2 तक ही रहेगा, अंदर बच जाएगा 1/V और इंटू क्या dV, क्लियर है ना। अब आगे इसको हम प्रोसीड करेंगे, ये तो कैलकुलेशन बचा, तो C इंटू आप जानते होंगे इंटीग्रेशन कि 1/x का ln ऑफ x इंटीग्रेशन होता है, तो सिमिलरली 1/v का कितना हो जाएगा, तो a हो जाएगा ln ऑफ v इंटीग्रेशन, क्लियर ना। जहां पे v का वैल्यू मेरा कहां से कहां लाई करेगा, तो ये V1 से लेकर कहां तक V2 तक, क्लियर है। अब ये जो मेरा वर्क डन डिफाइंड होगा दैट इज इक्वल टू C तो कांस्टेंट है ना, पहला वैल्यू अपर लिमिट तो ln ऑफ V2 माइनस लोअर लिमिट ln ऑफ V1, है ना। अब यहां से एक स्टेप हम और कर सकते हैं। अब आप लोग जानते हैं ये लॉगरिथमिक का प्रॉपर्टीज होता है ना। लॉगरिथमिक का प्रॉपर्टीज है कि जब दो आपको माइनस में है तो वो क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है, और जब प्लस में होता है तो मल्टीप्लाई हो जाता है। ये तो लॉगरिथमिक प्रॉपर्टीज है, ये लॉग का नियम है, क्लियर ना। तो यहां से हमको क्या मिलेगा, तो यहां से हमको जो वर्क डन को आगे प्रोसीड करेंगे तो C इंटू ये हमको मिलेगा ln ऑफ V2 बाई V1। एक कैसे हम लिखें, ये लॉगरिथमिक प्रॉपर्टीज है ना, ये लॉगरिथमिक प्रॉपर्टीज है, उसके थ्रू हम लिखें। तो ये मेरा यहाँ से जो है एक इक्वेशन आ रहा है कि वर्क डन इज इक्वल टू C इंटू ln ऑफ V2 बाई V1। बात समझ में आ रही है। अब देखिए समझिए थोड़ा सा, इसको हम जो है वो डिफरेंट वे में प्रेजेंट करते हैं। ये एक इक्वेशन है मेरा, इस फॉर्म में भी हम प्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन क्या है ना कि जब आप क्वेश्चंस को सॉल्व करने जाएंगे तो इस C को हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, तो इस C इज इक्वल टू MRT लिख सकते हैं, दिस C इज इक्वल टू P भी लिख सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि जहां पे C है वहां पे PV भी हम लिख सकते हैं और वहां पे MRT भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये दोनों का क्या है, इक्वल है, क्लियर है ना। तो कहने का मतलब है कि इस इक्वेशंस को हम दूसरे फॉर्म में भी प्रेजेंट कर सकते हैं, दैट इज क्या, देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, तो हम बोल सकते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन 1 है ना। इक्वेशन 1 क्या बोल रहा है कि PV इज इक्वल टू MRT इज इक्वल टू कांस्टेंट, है ना। अब आइए जहां पे कांस्टेंट है वहां पहले हम PV लिख सकते हैं, फिर जहां C है वहां MRT लिख सकते हैं, तो दो अलग इक्वेशंस हमको मिल जाएगा, है ना। तो कहने का मतलब है कि पहला इक्वेशन तो हमको आया कि वर्क डन इज इक्वल टू C इंटू ln ऑफ V2 बाई V1। सिमिलरली C के जगह पे हम PV लिख सकते हैं, तो A मेरा आ जाएगा वर्क डन इज इक्वल टू C इंटू C के जगह पे लिखना है तो C नहीं होगा, है ना, C के जगह पे PV लिखना है, तो PV इंटू ln ऑफ V2 बाई V1, क्लियर है ना। इसी C के जगह पे या PV के जगह पे हम MRT भी लिख सकते हैं, तो ये तीसरा इक्वेशन आ जाएगा कि MRT ln ऑफ V2 बाई V1, क्लियर है ना। तो ये तीन इक्वेशन जो है ये हमको यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, है ना, वर्क डन को फाइंड करने के लिए। अब अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट जहां पे जो वैल्यू हमको गिवन होगा, मान लिया C का वैल्यू हमको दे देता है तो ठीक है हम C को यूज करके निकाल देंगे, अगर PV का वैल्यू देता है तो हम इसको यूज कर लेंगे, अगर MRT का वैल्यू देता है तो हम इसको यूज कर लेंगे। अब यहाँ पे एक कंफ्यूजन होगा आपको, क्या कंफ्यूजन होगा समझिए यहाँ पे, कि सपोज दैट कि मान लिया जाए कि आपका जो है कुछ इस तरह से PV डायग्राम है ना। अब इस पे मान लिया जाए कोई एक प्रोसेस है 1 to 2 क्या है, एक प्रोसेस है। तो आपको कंफ्यूजन होगा कि सर जब हम यहाँ पे आप PV लिख रहे हैं तो प्रोसेस में जो हीट मान लिया वर्क ट्रांसफर होगा 1 to 2 में, तो हम कौन सा प्रेशर और कौन सा वॉल्यूम लेंगे, हम P1 V1 ले या कि P2 V2 ले। बात समझ में आ रही है ना।
तो इसमें क्या है कि आप दोनों में से कोई भी वैल्यू लेंगे तो वैल्यू क्या आएगा, सेम आएगा। जब आप P1 लेंगे तो उसका वॉल्यूम लेंगे, जब आप P2 लेंगे तो उसका क्या लेंगे, आप वॉल्यूम लेंगे। बात समझ में आ रही है ना। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे जो वैल्यू हमको पता है, अगर P1 V1 है तो P1 V1 ले लेंगे, अगर P2 V2 पता है तो P2 V2 हम ले लेंगे, वैल्यू हमको क्या आएगा, सेम आएगा। बात समझ में आ रही है ना। तो दिस इज द इक्वेशंस फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस। क्लियर है। अब देखिए थोड़ा सा हमको और रिप्रेजेंट करना चाहते हैं इक्वेशंस को, ध्यान दीजिए आप, थोड़ा समझने का कोशिश कीजिएगा, है ना। एक्चुअली होता क्या है कि कभी कभी ये जो वॉल्यूम के फॉर्म में है इसको आपको प्रेशर के फॉर्म में दे देगा, क्वेश्चंस आपको प्रेशर के फॉर्म में, या फिर क्या है कि अगर आपके माइंड में है कि जो वर्क डन होता है आइसोथर्मल के केस में वो ln ऑफ V2 बाई V1 होता है। आपको V1 बाई V2 नहीं है पता, लेकिन P1 और P2 पता है। आपको V1 और V2 का वैल्यू नोन नहीं है, लेकिन अगर आपको P1 और P2 क्या है, नोन है, तो जहां V1 V2 है वहां पे आप P1 P2 को यूज करके आप उसका वैल्यू निकाल सकते हैं। लेकिन क्या होगा कि जस्ट उल्टा हो जाएगा। जैसे V1 बाई V2 है तो ये क्या हो जाएगा, P1 बाई P2। तो ये कैसे होता है, ये वैल्यू कहां से आता है, वो हम थोड़ा सा आपको रिप्रेजेंट करने का कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, फिर से समझिए हम क्या बोलना चाह रहे हैं। हम ये बोलना चाह रहे हैं कि जो हम इक्वेशंस V1 और V2 के फॉर्म में निकाले हैं, वॉल्यूम के फॉर्म में निकाले हैं, ये हम प्रेशर के फॉर्म में देखना चाह रहे हैं। क्लियर है ना। देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, समझिए थोड़ा सा। अभी हम एक इक्वेशंस निकाले क्या कि आइसोथर्मल के केस में PV इज इक्वल टू क्या होगा, कांस्टेंट होगा। यहां से हम लिख सकते हैं ना PV इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो कहने का मतलब है कि हम लिख सकते हैं कि PV इज इक्वल टू कांस्टेंट, है ना। PV इज इक्वल टू कांस्टेंट, है ना। तो PV इज इक्वल टू कांस्टेंट का मतलब क्या हुआ कि P1 V1 इज इक्वल टू क्या, P2 V2। हम बताए थे आइडियल गैस इक्वेशंस में। अब यहां से हम क्या लिख सकते हैं, हम किसको रिप्लेस करना चाहते हैं इक्वेशन से, V2 बाई V1 को हम रिप्लेस करना चाहते हैं, यही ना। तो V1 बाई V2 को रिप्लेस करना चाहते हैं तो V1 बाई V2 को हम क्या लिख सकते हैं, तो V2 बाई V1, यही ना। V2 बाई V1 को रिप्लेस करना चाहते हैं तो V2 बाई V1 क्या हो जाएगा, V2 बाई V1 इज इक्वल टू, ये इधर गया तो ये क्या हो जाएगा, P1 बाई P2। ये आपको क्या हो जाएगा, P1 बाई P2 हो जाएगा। कहने का मतलब क्या हुआ, वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट कि जहां V2 बाई V1 है वहां पे हम क्या लिख सकते हैं, P1 बाई P2 लिख सकते हैं। तो ये सारे इक्वेशंस में जहां V2 बाई V1 है वहां हम क्या लिख सकते हैं, P1 बाई P2 लिख सकते हैं। कहने का मतलब है कि हम अगर C के फॉर्म में लिखे वर्क डन तो हम लिख सकते हैं C ln ऑफ P1 बाई P2। क्लियर है ना। सिमिलरली हम लिख सकते हैं B के फॉर्म में ln ऑफ P1 बाई P2। सिमिलरली हम लिख सकते हैं इज इक्वल टू MRT ln ऑफ P1 बाई P2। क्लियर है ना। तो ये तीन फॉर्म भी हम यहां से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कहने का मतलब क्या हुआ कि जब हम आइसोथर्मल के केस में वर्क ट्रांसफर निकालने जाएंगे तो ये किसी भी इक्वेशंस को यूज कर सकते हैं। तीन फॉर्म यहां से और तीन फॉर्म यहां से, ये 6 फॉर्म में कोई भी इक्वेशंस को यूज करके हम वहां से हीट वर्क ट्रांसफर का वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है ना। तो ये हम आपको बता रहे थे कि आइसोथर्मल के केस में जो है वो इक्वेशंस को हम किस किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्लियर है। अब देखिए आप एक पॉइंट और समझिए इसके केस में, है ना, जो थोड़ा सा समझने का चीज है। कभी कभी पूछ देता है कि जो आइसोथर्मल प्रोसेस होता है, आइसोथर्मल के केस में जो कर्व आता है पीवी डायग्राम पे वो कैसा होता है। ठीक है ना। तो आप याद रखिएगा वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है। कैसा होता है उसका कर्व, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो हम रेक्टेंगुलर हाइपरबोला क्यों बोलेंगे, ठीक है ना। तो इसको हम थोड़ा सा आपको रिलेट करते हैं कि हम जो है वो हम रेक्टेंगुलर हाइपरबोला क्यों बोलते हैं। ठीक है ना। देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए थोड़ा सा, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए, हम क्या कहना चाह रहे हैं समझिए थोड़ा सा।
है ना, कि जो पीवी डायग्राम पे आइसोथर्मल प्रोसेस का जो कर्व आएगा वो कैसा आएगा वो हम समझने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। तो सपोज दैट मान लीजिए कि ये आपका पीवी डायग्राम है, ये आपका क्या है, पीवी डायग्राम, क्लियर ना। सपोज दैट कि ये 1 to 2 एक प्रोसेस है जो आइसोथर्मल प्रोसेस है। 1 to 2 जो एक प्रोसेस है वो कैसा प्रोसेस है, आइसोथर्मल प्रोसेस है, क्लियर ना। अब इसी प्रोसेस को बोलता है कि इसका कर्व कैसा डिफाइंड होगा, इसके बारे में कभी कभी पूछ देता है, क्लियर है ना। हम आगे आपको जाएंगे तो ये सारा चीज हम आपको डिस्कस करेंगे, है ना, कि पीवी डायग्राम पे डिफरेंट या वेरियस प्रोसेस को हम लोग किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, है ना, कैसे हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे वो हम आपको डिफाइन करेंगे जब हम आगे आपको जाएंगे, है ना। इसके बाद वाले टॉपिक में हम आपको बताएंगे कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेरियस प्रोसेस ऑन पीवी डायग्राम, जिसमें एक्सपेंशन में भी और कंप्रेशन में भी, दोनों कंडीशन में हम आपको दिखाएंगे, क्लियर ना। तो वहां पे आपको क्लियर हो जाएगा कि कर्व कैसा होगा। देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, हम बोलना चाह रहे हैं कि इस कर्व जो है एक किसका है, तो एक T इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, मतलब किसका, आइसोथर्मल के लिए है। और एक कैसा होता है, एक कैसा होता है, ये होता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, क्लियर है ना। तो बहुत लोग रट लेते हैं कि रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है ना। और अगर थोड़ा सा समझने की आप कोशिश करेंगे तो आप समझ सकते हैं। कैसे समझ सकते हैं कि अगर हम बात करते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, है ना, अगर हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम अगर बात करते हैं तो मान लिया जाए कि ये मेरा बाई एक्सेस है और ये एक्स एक्सेस है। अगर कोई इक्वेशंस आपको ऐसा मिलता है x बाई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, है ना, या फिर बाई इंटू एक्स इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ठीक है ना। तो अगर कोई इक्वेशंस आपका ऐसा मिलता है कि बाई इंटू एक्स इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, है ना, कहने का मतलब है अगर ज्यादा कंफ्यूजन हो रहा है तो आप लिख सकते हैं कि अगर बाई इंटू एक्स इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, तो इस इक्वेशंस को हम लोग नाम देते हैं क्या, वही रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। इस इक्वेशंस का नाम क्या होता है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ठीक है ना। अभी आप देखें कि जो आइसोथर्मल के लिए जो इक्वेशन आया वो क्या रहा, तो पीवी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो यहाँ पे x बाई या बाई एक्स इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट है, यहाँ पे क्या है, तो पीवी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो कहने का मतलब कि जहाँ पे बाई है वहां पे p आ गया, जहाँ पे x है वहां पे क्या आ गया, v आ गया। यहाँ भी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट और यहाँ भी इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ये कहाँ से, तो एक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से। ये मैथमेटिक्स कॉन्सेप्ट है कि अगर कोई इक्वेशन इस तरह से प्रेजेंट करता है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, क्लियर है ना। तो कहने का मतलब है कि यहाँ भी मेरा जो इक्वेशन डिफाइंड होता है आइसोथर्मल में, पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट डिफाइंड होता है ना, जो हमको क्या रिप्रेजेंट करता है, तो ए रिप्रेजेंट करता है फिर से वही रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ये हमको रिप्रेजेंट करता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ठीक है ना। तो कहने का मतलब है कि ये इक्वेशंस कुछ ऐसा फॉर्म होता है जो हमको शो करता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला को, ठीक है ना। तो इसीलिए जो है इस इक्वेशन, इसमें जो मेरा डायग्राम आता है वो कैसा आता है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का आता है, ठीक है ना। तो ये आपका जो है कुछ बेसिक पॉइंट था जो हम आपको रिप्रेजेंट कर रहे थे, है ना, कि ये आपका हीट वर्क ट्रांसफर है फॉर किसके लिए, कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस के लिए, क्लियर है ना। तो ये आपका हो गया थर्ड नंबर। इसी तरह आपको जानना है किसके लिए, आइडियाबेटिक प्रोसेस के लिए, और किसके लिए, तो पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के लिए, ठीक है ना। तो अभी थोड़ा सा टाइम ओवर हो रहा है ना। नेक्स्ट जो आपका दो प्रोसेस है ना, वो हम आपको नेक्स्ट क्लास में बताएंगे, है ना, नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे, ठीक है। हाँ।